गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 3 कोशिश पढ़ने की अवधि पढ़ रहे थे। उसमें हम लास्ट क्लास में रहे थे लॉरेंट पढ़ने का पार्ट फर्स्ट, यानी कि जहां तक हमारे से कंप्लीट हुई थी कर लिया था। बाकी जो आगे का जो पार्ट है वो इस क्लास में करेंगे, ठीक है। पार्ट फर्स्ट सेकंड होने में तो अलग अलग पार्ट है, नहीं वही थ्योरम में एक क्लास में पूरी नहीं हो पाई थी, उसका आगे का पोर्शन हम इस क्लास में करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ तक मैंने लास्ट क्लास में कंप्लीट करवा दिया था। यह आई जगह यूएन और वीएन हमने फाइंड कर लिया था। अब करना क्या हमारे को, ये आंसर निकालने के लिए यूएन और वीएन को क्या करना है, जीरो करना है। यूएन और वीएन को क्या करना है, जीरो करना है। देखो स्टार्ट करते हैं, पहले यूएन को जीरो करेंगे। अब यूएन का मापांक लेंगे, क्या लेंगे, यूएन का मापांक, ये जीरो हो जाएगा, इसका अपन सीधा ही मान लेंगे इसी प्रकार ये भी जीरो की ओर अग्रसर होगा। देखो यूएन का मापांक इक्वल टू 1/2 पाई आइटा समाकलन ऑफ सी एफ टी माइनस z0 z माइनस z0 t माइनस z0 की पावर n dt का मापांक, यानी कि मापांक ऑफ 1/2 पाई आइटा समाकलन ऑफ सी एफ टी माइनस z माइनस z0 t माइनस z0 की पावर है dt का मापांक। आगे तो समझ में मापांक अलग अलग कर लेंगे, तो un का मापांक लेस देन इक्वल टू 1/2 पाई, ठीक है। समाकलन ऑफ c मापांक ऑफ ft मापांक ऑफ t माइनस z मापांक ऑफ z माइनस z0 अपॉन t माइनस z0 पावर है और dt का मापांक। आगे समझिए, आगे स्टेप देखो, un का मापांक लेस देन इक्वल 1/2 पाई, समाकलन लिमिट तक जाएगी ना 0 से 2 पाई, जैसे ही वैल्यू निकालेंगे लिमिट देखो एफ का मापांक, इसको क्या लिखेंगे, t माइनस z0 माइनस z माइनस z0 का मापांक, यहाँ अलग अलग करेंगे, z माइनस z0 की मापांक की पावर है, t माइनस z0 की मापांक की पावर है और dt का मापांक। आगे बढ़ते, आगे देखो, un का मापांक लेस देन इक्वल 1/2 पाई, समाकलन 0 से 2 पाई, ft का मापांक t माइनस z0 मापांक माइनस z माइनस z0 मापांक z माइनस z0 की पावर n t माइनस z0 का मापांक की पावर n और मापांक dt। आगे समझ यहाँ तक, आगे देखो, आगे क्या लिखेंगे, f z विश्लेषित है, f z विश्लेषित है, अतः f z परिबद्ध है, तो एफ जेड का मापांक, यानी एफ जेड की रखी है ना, एफ टी का मापांक लेस देन इक्वल होगा एफ जे, ठीक है। अब वैल्यू रखने की देखो, समझ में आए यहाँ तक, आए ना। आगे समझ में देखो, आगे देखो
समझो इसको जब तक। क्या था आगे फोन में? चले आगे देखो, आगे देखो, आगे क्या होगा? वैल्यू रखेंगे, un का मान इक्वल टू 1/2 पाई समाकलन 0 से 2 पाई f का मान m t माइनस j हो जाएगा r और j माइनस j 0 स्मॉल r अपॉन r की पावर n dt क्या जाएगा r dt टर्म देखो इक्वल का मान लेस देन इक्वल 1/2 पाई समाकलन 0 से 2 पाई m ये r कैंसिल करना है नीचे r को होगा 1 माइनस r अपॉन r और r अपॉन r की पावर n r dt टर्म ये r से r कैंसिल, समझ में? r से r क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसका मतलब आगे देखो, इसको बिठा दो उधर वाले को, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका तो ले लिया था आज क्लास में, इसको देखो आगे। ठीक है, बात नहीं इसका आगे का बात है ना। देखो un का पावर लेस देन इक्वल 1/2 पाई 0 से 2 पाई m पहले सब कुछ बाहर लिख देता हूं 1/2 पाई m अपॉन 1 माइनस r अपॉन r अपॉन r की पावर n और उसके बाद d थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा और वो आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, लिख देता हूं इसे, समाकलन हो 0 से 2 पाई थीटा, थीटा का मान क्या हो गया? थीटा। आगे देखो un का मापांक लेस देन इक्वल टू 1/2 पाई m अपॉन 1 माइनस r अपॉन r अपॉन r की पावर n, यहां पे जाएगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, un लेस देन इक्वल क्या होता है? m 1 माइनस r अपॉन r की पावर n। ये 0 की ओर अग्रसर होगा। क्या होगा? ये 0 की ओर अग्रसर होगा जब n इंफिनिटी की ओर अग्रसर होगा। क्या कह रहा है? ये 0 की ओर अग्रसर होगा जब n इंफिनिटी की ओर अग्रसर होगा। ठीक है,
आगे चीज समझ में, इसका मतलब जहां जो आर है ना वो छोटा 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 है आर से, क्योंकि आर की वैल्यू जो है वो छोटी है आर से बहुत ज्यादा, उसकी पावर एन है, एन इंफिनिटी की ओर जा रहा है तो उसकी वैल्यू और छोटी 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 हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे इसी प्रकार, अतः लिख देंगे अतः मापांक को un या ओनली un ओनली un, ठीक है। हाँ, जीरो की ओर अग्रसर होगा जब n जो है वो किसकी ओर अग्रसर होगा, इंफिनिटी की ओर। फिर लिखेंगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि Vn जीरो की ओर अग्रसर होगा जब n इंफिनिटी की ओर अग्रसर होगा। Vn जीरो की ओर अग्रसर होगा जब n इंफिनिटी की ओर अग्रसर होगा। तो फिर क्या लिखेंगे, देखो अतः समीकरण 4 से, वो जो समीकरण आया था ना जिसमें un प्लस vn किया था, यदि इसको समीकरण नंबर 4 निकालना है ना तो इसको समीकरण नंबर 4 लिख देना। जिसमें हमने क्या किया था, un प्लस vn किया था ना, वो जिसमें a1 a0 a1 a2 बना लिया था, b1 b2 b3 बना लिया था, फिर u1 प्लस v1 भी किया था, उसका नंबर 4 डाल लेना। अतः समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, देखो fz इक्वल टू a0 a1 z माइनस z0 a2 z माइनस z0 स्क्वायर प्लस z डेश an z माइनस z0 पावर n प्लस z डेश प्लस b1 z माइनस z0 b2 z माइनस z0 स्क्वायर डेश डेश bn z माइनस z0 पावर n प्लस z डेश। या यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, fz इक्वल टू n टू जीरो से इंफिनिटी an z माइनस z0 पावर n प्लस, ठीक है, प्लस n टू 1 से इंफिनिटी क्या लिख सकता हूँ, bn अपॉन z माइनस z0 पावर n। या fz इक्वल टू n बराबर 0 से इंफिनिटी an z माइनस z0 पावर n n टेंड टू 1 से इंफिनिटी bn और z माइनस z0 की पावर माइनस n, ऊपर लेके माइनस n। अब देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है, सिर्फ पावर का अंतर है, माइनस n। तो जहां यदि मैं इसको एक टाइप से और लिख सकता हूं, देखो यहां से निकाल दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, नहीं लिया तो लो अभी। ले लिया स्क्रीनशॉट।
देखो ये समझ में आएगा ना, un का मापांक निकाल के इसको 0 कर दिया, तो इसी प्रकार क्या हो गया, vn का जो मापांक है वो भी 0 देगा, तो वो un vn खत्म हो गए समीकरण 4 से। ये मैंने सब कुछ बता ही दिया था पिछली चरण में भी, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आगे फिर बचा क्या, देखो ये बच गया, यहाँ तक था, फिर un था, un 0 हो गया, ये v1 वाला था, लास्ट में vn था, खत्म हो गया। इन दोनों को कैसे लिख सकता हूँ, 0 से इंफिनिटी an z माइनस z पावर n प्लस इसको 1 से स्टार्ट हो रहा है n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी bn z माइनस z पावर n, या f इक्वल टू n टेंड्स टू 0 से इंफिनिटी an z माइनस z पावर n n टेंड्स टू इंफिनिटी bn z माइनस z पावर माइनस n। आगे इसको और कैसे लिख सकता हूं मैं, देखो और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, fz इक्वल टू n टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, देखो ये माइनस की पावर में है, तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी तक, क्योंकि माइनस पावर है, इक्वल टू an z माइनस z पावर n, और माइनस इंफिनिटी से मैं नेगेटिव वाली जो टर्म रखूंगा ना, वो सारी bn बनेगी, तो मैं क्या लिख सकता हूं, जहां an जो है वो इक्वल है bn माइनस वाली टर्म की, यानी कि इसकी जो वैल्यू निकालोगे ना इसमें, तो इसे a1 निकालोगे ना तो वो b माइनस 1 की इक्वल आएगी, मतलब इसमें a1 रखोगी या a माइनस 1 रखोगी, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी, b1 आ जाएगी अपने आप, b1 ऐसा समझिए। ठीक है, आगे देखो यहां से क्या, ये हो गई हैंड प्रूफ, क्या होगी थ्योरम, प्रूफ होगी। एक चीज और ध्यान रखनी इसमें, नोट, एक नोट है वो ध्यान रखना बंद, क्या ध्यान रखना है कि लॉरेंट्ज फर्मी का जो मुख्य भाग होता है ना, मुख्य भाग जिससे क्वेश्चन सोल्व होंगे, वो मुख्य भाग ये ना होकर ये वाला होता है जाना, जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो पीछे वाली थ्योरम में आ चुका है, ये इसका मुख्य भाग होता है। क्या देखो, fz की लॉरेंट विस्तार की fz की लॉरेंट विस्तार की श्रेणी सिग्मा n टेंड्स टू 1 से इंफिनिटी bn z माइनस z0 की पावर माइनस n को लॉरेंट श्रेणी का मुख्य भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस श्रेणी का क्या बोला जाता है, मुख्य भाग कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये कंप्लीट होगी। अब हम अगली थ्योरम करेंगे, मैथम मापांक थ्योरम।
इसका हाफ पार्ट इस क्लास में करेंगे और उसका बाकी जो पार्ट है वो अगली क्लास में करेंगे। ले ले स्क्रीनशॉट, चले आगे देखो। बेटा इसको देखो, आगे देखो। आगे देखो, महत्तम मापांक सिद्धांत। नेक्स्ट करो, ये भी इंपोर्टेंट है। क्या नाम है? महत्तम मापांक सिद्धांत। देखो क्या है पहले स्टेटमेंट इसका। सबसे पहले इंपोर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट देखो क्या कहता है। माना सम्मिश्र फलन एफ किसी समृद्ध वक्र सी के भीतर तथा सी पर विश्लेषित है। माना सम्मिश्र फलन एफ किसी समृद्ध वक्र सी के भीतर तथा सी पर विश्लेषित है तथा माना कि एफ जेड एक अचर फलन नहीं है। माना सम्मिश्र फलन एफ जेड किसी समृद्ध वक्र सी के भीतर तथा सी पर विश्लेषित है तथा माना कि एफ जेड एक अचर फलन नहीं है, अचर फलन नहीं है, तब मापांक एफ जेड का महत्तम मान वक्र सी पर स्थित महत्तम मान वक्र सी पर स्थित किसी बिंदु पर ही प्राप्त होता है, बिंदु पर प्राप्त होता है। सी के भीतर किसी बिंदु पर, सी के भीतर किसी बिंदु पर नहीं होता, किसी बिंदु पर नहीं। तो उसे बोला कि एफ जेड कोई फलन है, ठीक है। ये सर्कल है सी और सी के अंदर और बाहर इस लाइन पे विश्लेषित है और ये क्या नहीं है, अचर फलन नहीं है, मतलब से कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है ये। तो क्या बोला, इसका जो महत्तम मान होगा, अधिकतम से अधिकतम वैल्यू आंसर जो आएगा वो क्या होगा, वो सी के भीतर नहीं होगा, किसी पॉइंट पे, इस जेड के लिए नहीं होगा, इस
सीमा के ऊपर बाउंड्री पे जो पॉइंट होगा ना जेड, उसके लिए होगा इसका महत्तम मान। समझ में यही है, ये तो इसका स्टेटमेंट है। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो। ले ले स्क्रीनशॉट, प्रूफ देखो अब इसका। प्रूफ देखो, प्रूफ क्या कह रहा है देखो। माना कि समीशन फलन, एफ जेड समवृत्त वक्र सी के भीतर, समवृत्त वक्र सी के भीतर व सी पर विश्लेषित है तथा माना कि समीशन फलन एफ जेड समवृत्त वक्र सी के भीतर वह सी पर विश्लेषित है तथा माना एफ जेड एक अचल फलन नहीं है। माना कि समीशन फलन एफ जेड समवृत्त वक्र सी के अंदर वह सी पर विश्लेषित है तथा माना एफ जेड एक अचल फलन नहीं है। क्या नहीं है? अचल फलन नहीं है। तब यदि एफ जेड का महत्तम मान m है, क्या है? महत्तम मान m है, तो हमें सिद्ध करना है कि यह महत्तम मान क्या नहीं है? यह महत्तम मान वक्र C पर स्थित किसी बिंदु पर प्राप्त होता है। बिंदु पर प्राप्त होता है C के भीतर किसी बिंदु पर नहीं, किसी बिंदु पर नहीं। समझ में आया क्या बोला? कि माना समीशन फलन एफ जेड समवृत्त वक्र सी के भीतर सी पर विश्लेषित है तथा माना एफ जेड एक अचल फलन नहीं है। तब एफ जेड का महत्तम मान तो मिलेंगे अंदर विश्लेषित के बाहर की वैल्यू तो पूछा नहीं आएगी, मगर महत्तम मान का अधिकतम वैल्यू आएगी m, तो हमें सिद्ध करना है कि यह महत्तम मान वक्र C पर स्थित किसी बिंदु पर प्राप्त होता है, न कि C के
भीतर किसी बिंदु पर, ठीक है। आगे अब हम क्या करेंगे, इसको गलत मान लेंगे कि माना पद में क्या है, सत्य नहीं है। माना पद में सत्य नहीं है। क्या मान लिया, माना पद में क्या नहीं है, सत्य नहीं है। अर्थात जो इसका है महत्व मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, वक्र के अंदर में मिलेगा, ठीक है। अर्थात माना कि मोड एफ का मापांक का महत्व मान, अर्थात माना कि मापांक एफ का महत्व मान एम वक्र सी के भीतर, वक्र सी के भीतर किसी बिंदु ए पर प्राप्त होता है। अर्थात माना कि मापांक वेक्टर का महत्व मान एम वक्र सी के भीतर किसी बिंदु ए पर प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब मापांक को एफ इक्वल हो जाएगा एम के, नंबर 1 समझ में आएगा। अर्थात माना कि इसको सत्य नहीं मानना, पर में कुछ हो रहा है, इसका मतलब इसका जो महत्व मान होगा वो कहाँ मिलेगा, सर्कल के अंदर। वो पॉइंट पर मान लिया ए, यानी कि एफ ए, उस पॉइंट के जरिए ए, उसका मापांक यानी महत्व मान का एम के इक्वल हो गया, जो कि क्या है सी के अंदर है। सॉरी, आगे देखो में, आगे देखो डायग्राम समझते जाओ। डायग्राम को समझते जाओ। ये तो मैंने क्या मान लिया, ये वक्र सी मान लिया, ये पॉइंट ले लिया मैंने ए, ठीक है। क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया, और इसको आगे आने दिया, ये पॉइंट ले लिया। आगे देखो, ए पे मिल रहा है महत्व मान, आगे ऊपर देखो। अब ए को केंद्र लेकर एक वृत्त C1 Z माइनस ए इक्वल टू आर इस प्रकार खींचा कि वह सी को दिखाता कि यह वक्र सी को प्रतिच्छेदित नहीं करता। अब ए को केंद्र मानकर लेकर एक वर्ग C1 Z माइनस ए है कि लाइन नहीं रहेगा, ए इक्वल टू आर इस प्रकार खींचा कि यह वक्र सी को प्रतिच्छेद नहीं करता। क्या नहीं करता, प्रतिच्छेद नहीं करता। इसका मतलब मैंने एक सर्कल बनाया जिसको सेंटर मान के ये C1, ठीक है, और ये वक्र सी को नहीं कर रहा, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। आगे देखो, क्योंकि मापांक एफ में महत्व है, ये जो मापांक को एफ है इसका मान तो एम है और एम तो महत्व है, इसका मतलब ये क्या है, महत्व मान है। अतः वृत्त C1 के भीतर एक बिंदु B
अवश्य इस प्रकार है कि मापांक को एफ बी वो छोटा हुआ है एम से, मैथम मान रहे थे तो क्या, तो मैंने क्या मान लिया वृत्त C1 के भीतर एक बिंदु बी अवश्य इस प्रकार है कि मापांक को एफ बी छोटा है किससे, एम से। ठीक है, आगे देखो तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करने के लिए मैंने क्या मान लिया, माना एफ बी का मापांक है वो एफ से जस्ट थोड़ा सा छोटा है। कितना छोटा है, एप्सिलॉन छोटा है, क्या है, एप्सिलॉन छोटा है। और एप्सिलॉन का होता है क्या कहते हैं, डी हो गया। और ये बी पॉइंट का माना मैंने यहां मान लिया बी पॉइंट। ठीक है, अब बी पॉइंट मान लिया, बी को पॉइंट मान के सर्कल बनाएंगे। देखो वापस, अब चूंकि एफ जेड विश्लेषिक है, अब चूंकि एफ जेड विश्लेषिक है अतः एफ जेड सतत बी है। अब चूंकि एफ जेड विश्लेषिक है अतः एफ जेड क्या है, सतत बी है। ठीक है, तब मापांक को एफ जेड भी सतत होगा। अब चूंकि एफ जेड विश्लेषिक है अतः एफ जेड सतत भी है, तब एफ जेड का मापांक भी सतत है अतः एफ जेड का मापांक बिंदु बी पर भी क्या है, सतत है, होगा ना। अरे एफ जेड सतत है तो हर पॉइंट पे सतत होगा, बी से क्रॉस होगा तो उस टाइम पे भी क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, आगे लिखेंगे अतः दी गई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक धनात्मक संख्या सतत है ना, तो वो कंडीशन रहेगी सतत का जी, धनात्मक संख्या डेल इस प्रकार है कि यदि जेड माइनस बी पॉइंट के लिए कर रहे लेस देन है डेल के, तो एफ जेड माइनस एफ बी का मापांक वो छोटा होगा एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन अपॉन 2 से। ठीक है, ये अपनी मर्जी होती है, कुछ भी मान सकते हैं। एप्सिलॉन छोटा था, बिल्कुल और छोटा लेना है, एप्सिलॉन अपॉन 2 ले लिया। आगे तो समझ में आया ना। आगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो। ले लिया स्क्रीनशॉट, एक बार दोबारा देखो। स्टेटमेंट जो लिखा दिया था वही स्टार्ट में लिखा देखो, माना कि समेशन प्लस एफ जेड समृद्ध वक्र सी के भीतर वह सी पर विश्लेषित है, विश्लेषित तो सब है, हर पॉइंट पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तथा माना एफ जेड एक अचल फलन नहीं है, लेफ्ट जेड की कोई वैल्यू कांस्टेंट नहीं आएगी। तब यदि एफ जेड का महत्तम मान m है तो हमें सिद्ध करना है कि यह महत्तम मान वक्र C पर स्थित किसी बिंदु पर प्राप्त होता है, न कि C के भीतर किसी बिंदु पर। हम क्या मान लेंगे, इसका विलोम मान लेंगे।
माना करने सत्य नहीं है तो क्या होगा, अर्थात माना कि एफ जेड का महत्तम मान एम वक्र सी के भीतर किसी बिंदु ए पर प्राप्त होता है, यानी कि मापांक को एफ ए इक्वल टू एफ। अब ए को केंद्र मानकर, केंद्र लेकर एक वृत्त C1 जेड माइनस ए इक्वल टू आर इस प्रकार खींचा कि यह वक्र C को प्रतिच्छेद नहीं करता। आगे चूंकि मापांक को एफ के महत्तम है, अतः वक्र C के भीतर एक बिंदु B, एक क्या लागू बिंदु के में ले अवश्य इस प्रकार है कि मापांक को एफ बी लेस देन एम के, मापांक को एफ बी लेस देन एम के, ठीक है। अब इसको इक्वल करने के लिए क्या करूंगा, कोई ना कोई संख्या माइनस कर दूंगा, मापांक को एफ बी इक्वल टू एफ माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, बस पॉजिटिव वैल्यू है, बहुत छोटी से छोटी पॉजिटिव है। समीकरण नंबर 2। अब देखो क्योंकि एफ जेड विशेषिक है अतः एफ जेड सतत भी है, तब एफ जेड का मापांक भी सतत है, अतः मापांक को एफ जेड बिंदु बी पर सतत है, अतः मापांक को एफ जेड बिंदु बी पर क्या है, सतत है। अतः दी गई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए सतत है तो क्या हो गया, अतः दी गई एप्सिलॉन ग्रेटर देन के लिए एक धनात्मक संख्या z इस प्रकार है कि ये सततता की डेफिनेशन होती है, पढ़ रहे हैं कि z माइनस b का मोड छोटा होगा एप्सिलॉन से, डेल से, तो एफ जेड माइनस एफ बी छोटा होगा एप्सिलॉन मोड 2 से, और छोटा ले लिया आ गया तो समझ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसने भी लिया हो दोबारा। ले लिया बेटा इसको, देखो आगे आगे देखो, परंतु हम जानते हैं कि यदि मापांक को एफ जेड माइनस मापांक को एफ बी छोटा होगा, किससे छोटा होगा, मापांक को एफ जेड का मापांक माइनस मापांक को एफ बी का मापांक का पूरा मापांक। आगे अब आगे देखो, अतः समीकरण 3 से, अतः समीकरण 3 से ये समीकरण 3 क्या हो जाएगा, जेड माइनस बी का मापांक छोटा है डेल से, तो एफ जेड का मापांक माइनस एफ बी का मापांक छोटा होगा एप्सिलॉन अपॉन 2 से। आगे समझते हैं, आगे देखो यहाँ जेड माइनस बी छोटे डेल से, तो एफ जेड का मापांक छोटा होगा एप्सिलॉन अपॉन 2 प्लस मापांक को एफ बी। आइए जेड माइनस बी छोटे डेल से मापांक को एफ जेड,
सॉरी छोटा होगा ε/2 प्लस मापांक ऑफ f v। आगे सुनिए, आगे देखो, यहाँ z माइनस b छोटा डेल से मापांक ऑफ f z छोटा होगा ε/2। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में, इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी n माइनस एप्सिलॉन आई थी। इसका मतलब यहाँ z माइनस b का मापांक छोटा है डेल से, तो मापांक को f z छोटा होगा f माइनस एप्सिलॉन/2 से। इसको नंबर डाल दो 4। आगे तो समझिए, आगे देखो, इसको नंबर 4 डाल दिया। अब देखो अर्थात यदि B को केंद्र मानकर, यहाँ B के लिए था ना ये, यदि B को केंद्र लेकर रो त्रिज्या का एक वृत्त C2 z माइनस b इक्वल टू रो खींचे, अर्थात यदि B को केंद्र लेकर रो त्रिज्या का एक वर्ग C2 z माइनस b इक्वल टू रो खींचे, तो इस वृत्त के भीतर स्थित किसी बिंदु सभी बिंदुओं z के लिए मापांक ऑफ f z छोटा होगा f माइनस एप्सिलॉन/2। आगे समझिए, इसका मतलब क्या बोला, देखो ये B पॉइंट के लिए ऊपर है ये, चलो मापांक को f z होगा ना, वो इस B पॉइंट के लिए मैं सर्कल बनाऊं, क्या बनाऊं, इस B पॉइंट के लिए इसका सर्कल बनाऊं, ठीक है। देखो तो समझो, ये तो हो गया, और यहाँ पे मुझे B पॉइंट के लिए सर्कल बनाया है, ठीक है। B को केंद्र मान के बनाऊंगा, B को केंद्र मान के मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है। एक सर्कल मैंने बना दिया जो B से पास होता है, एक सर्कल मैंने बनाया जिसका केंद्र क्या है, B है, ये वाला, ठीक है। देखो यदि B को केंद्र लेकर रो त्रिज्या का एक वर्ग C2 z माइनस b को रो खींचे, तो इस वर्ग के भीतर स्थित सभी बिंदु z के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे देखो, तो क्या लिखेंगे,
आगे देखो, तब चित्र में चाप, अब यहां से चाप ले लेंगे, ये वाला क्या ले लेंगे, थीटा से थीटा डे, चाप थीटा से थीटा डे पर स्थित सभी बिंदुओं के लिए, देखो समझो बेटा, ये सर्कल के अंदर एक बनेगा, इसके अंदर जो पॉइंट आएगा वही लेंगे, ये चाप के ऊपर जो बिंदु है ना कोई, ये तो बाहर चला गया, ठीक है। और जबकि हमारे को सिर्फ एक पॉइंट के लिए प्रूव करना है कि ये चाप के लिए पॉइंट, इसलिए चाप लेंगे सर, ये वाला पूरा नहीं लेंगे सर, ठीक है। क्या लिखा चित्र में, इस सभी बिंदुओं के लिए, सभी बिंदुओं जेड के लिए मापांक एफ जेड छोटा होगा एफ माइनस एप्सिलॉन 2, ठीक है। यहाँ पे इसको मत डालना, नंबर 5 उसको डालना, नंबर 5 बाहर वाले पॉइंट के लिए तो मतलब ही नहीं है, सर्कल एक ही जो सर्कल बनाएंगे वाला, उसके अंदर अंदर पॉइंट है, उसके लिए बात बी सेंटर मान के सर्कल बनाया, उसके लिए इस लाइन पे मिलेंगे हमारे को मैक्सिमम मान, बेहतर मापा बी पॉइंट के लिए। कौन से पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए। आगे देखो, याद रखिएगा, अब ए को केंद्र लेकर एक वृत्त गामा जेड माइनस ए इक्वल टू आर, ये वाला बना दिया हमने गामा, रेडियस आर, इस प्रकार की इससे इस प्रकार की इससे है कि जेड वृत्त बिंदु बी से होकर जाता है। ये सर्कल ऐसा खींचा कि जो बी की बिंदु है ना, इनसे होकर जाता है सर्कल, ठीक है ना। बी की चाप से मतलब इसके अंदर आ जाएगी चाप के पॉइंट, ठीक है। अब ए को केंद्र लेकर एक वृत्त गामा जेड माइनस ए इक्वल टू आर इस प्रकार खींचते हैं कि यह वृत्त बिंदु बी से होकर गुजरता है, बिंदु बी से होकर गुजरता है, ठीक है। आगे देखो, खींचते हैं बी से होकर गुजरता है, इंप्लाई दैट का मतलब a माइनस बी इक्वल हो जाएगा आर की ये वाली रेडियस होगी ना, तो a माइनस बी इक्वल टू आर, ठीक है। आगे देखो, तब कोसी समाकल सूत्र से, तब कोसी समाकल सूत्र से इस सेंटर ए के लिए f इक्वल समाकल कोसी 1/2 पाई आएगा समाकल कोसी में ए के लिए गामा लिया सर्कल, गामा एफ जेड माइनस जेड माइनस ए डी जेड। आ गया तो समझ में, ठीक है। ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद चार होने के लिए परिस्थिति सभी बिंदुओं के लिए जेड की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, इस सर्कल के अंदर। आगे अब ए को केंद्र मानकर एक वृत्त गामा इस प्रकार खींचते हैं कि वो पी बिंदु से पास होता है, तो a माइनस बी को क्या जाएगा पापा आर। तब कोसी समाकलन सूत्र से f इक्वल टू 1/2 पाई आइटा समाकलन गामा
एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड। आ गया ना समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ये लिए स्क्रीनशॉट इधर बिठा रहा हूं, देखो। देखो आगे, देखो आगे क्या होगा। अब यहाँ इसका मापांक ले लेंगे, मापांक को एफ है, स्टार्टिंग में मापांक को एफ ही दिया था, इक्वल टू एफ मारा था, वो भी सर्कल के भीतर इक्वल टू मापांक को 1/2 पाई एल समाकलन ऑफ सी एफ जेड जेड माइनस ए समाकलन सी की समाकलन ऑफ गामा डी जेड। एक मापांक अलग अलग कर लेंगे। एफ का मापांक लेस देन इक्वल 1/2 पाई देंगे, तो समाकलन ऑफ 0 से 2 पाई लिमिट मापांक ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का मापांक और डी जेड का मापांक। आगे समझिए, ठीक है। आगे देखो, मापांक को एफ लेस देन इक्वल 1/2 पाई समाकलन 0 से अल्फा, ठीक है। इधर देखो, इस चाप के लिए मान रहा हूं, इस चाप के लिए यहां से यहां तक ये एकदम हो जाएगा अल्फा। क्या हो जाएगा? अल्फा। तो 0 से अल्फा, ठीक है। समझना कोशिश। इस पॉइंट को मैंने मान लिया 0, तो 0 से अल्फा, फिर अल्फा से 2 पाई, ठीक है। पूरे सर्कल के लिए कर रहा हूं, तो ये चाप के लिए अलग से ले लिया एंगल और बाकी सर्कल बड़े वाले चाप के लिए अलग से। 0 से अल्फा, फिर अल्फा से 2 पाई मापांक को एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड का मापांक प्लस अल्फा से 2 पाई मापांक को एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड का मापांक। आगे ना समझ में आगे ना? आगे देखो, एफ का मापांक लेस देन 0 से अल्फा 1/2 पाई, ठीक है ना। ये ब्रेक के लिए आते हैं 1/2 पाई 0 से अल्फा, इसकी वैल्यू 0 से अल्फा की बताओ। ये 0 से अल्फा की बात हो रही है, उसके लिए बी सर्कल के लिए क्या था? m माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2, m माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2। नीचे z माइनस ए क्या हो जाएगा? z माइनस ए r, इस सर्कल के लिए r डी जेड की वैल्यू r डी थीटा प्लस समाकलन ऑफ अल्फा से 2 पाई, इसके लिए मापांक को एफ जेड दिया f पूरे बाकी सर्कल के लिए अपॉन r और ये r डी थीटा। आगे तक समझ में? आगे देखो, देखो आगे एफ का मापांक छोटा है, देखो 1/2 पाई। आगे ठीक है, ये लाइन पर लिखेंगे हमने, एक लाइन लिखेंगे, देखो
ठीक है, ये भी खींचेंगे 4 थीटा से थीटा डैश पर थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर अल्फा तक मापांक को एफजेड वो इक्वल है m माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 के तथा शेष थीटा इक्वल टू अल्फा से थीटा इक्वल टू 2 पाई तक मापांक को एफजेड इक्वल है m के, ठीक है, इक्वल है लेस देन, ठीक है, लेस देन आगे आगे देखो और मापांक को f से लेस देन होगा 1.2 पाई, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, देखो r से r कैंसिल n माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 और अल्फा जाएगा 0 लिमिट से कोई मतलब नहीं है, d थीटा का थीटा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ठीक है, अल्फा एक है इसमें आएगी नहीं, इसमें देखो इसमें क्या होगा m तो आ जाएगा कांस्टेंट r से r कैंसिल थीटा तो आ जाएगी 2 पाई लिमिट माइनस अल्फा आया समझ में, इसका मतलब और f का मापांक छोटा आ जाएगा, समझो m अल्फा ये तो m अल्फा और ये m अल्फा कैंसिल बचा क्या, देखो m माइनस ये m, ठीक है, m बचेगा और एप्सिलॉन बाई 2 4 पाई क्या गया मापांक को f लेस देन आ गया m माइनस एप्सिलॉन अपॉन 4 पाई, जबकि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मापांक को f क्या था इक्वल टू m था और ये जो वैल्यू तो m से भी छोटी है, क्या है m से भी, जबकि स्टार्टिंग में क्या होना था कि मापांक को f जो है वो इक्वल है m के अंदर किसी पॉइंट के लिए, पॉसिबल ही नहीं है कि जब m से छोटा आ रहा है उससे भी ये छोटा है, जबकि इक्वल होना चाहिए, ये तो m से भी छोटा है ये नहीं, इसका मतलब लिख देंगे आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था डायग्राम का भी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते देखो। लीजिए स्क्रीनशॉट आगे देखो, क्या लिखेंगे, जो कि विरोधाभास है, क्या है, जो कि विरोधाभास है, किसकी विरोधाभास है कि मापांक को f के इक्वल होता है m के, अतः हमारी जो कि विरोधाभास है मापांक को f के इक्वल टू m, अतः हमारी परिकल्पना m मानते हैं, क्या माना था हमने कि परिमित कह सकते हैं, अर्थात परिमित क्या है, सत्य है, जो स्टेटमेंट है ना परिमित का वो क्या है, सत्य है, अतएव fz का मापांक क्या मैथम मान समृद्ध वक्र C पर स्थित
किसी बिंदु पर ही प्राप्त होता है। सी के भीतर किसी बिंदु पर नहीं है। तो आगे समझ में इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते देखो। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। इस क्लास में हमने क्या किया, लॉरेंट पर का जो बचाव भाग तक कर लिया और मेथड मापांक पर भी ये वाली ये पर भी कंप्लीट कर ली है। और इस क्लास में कितने करेंगे और ये पर भी कंप्लीट हो गई है। तो यूनिट नंबर 3 है सबमिशन विश्लेषण की, ओके, सेकंड पेपर की, उसकी जो थ्योरम से वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बचे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस, वो हम अगली क्लास में लेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।